Hi everyone, welcome back. How are you all? I'm good. Okay. So हम लोग आज एक और न्यू टर्म डिस्कस करते हैं. लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग डिस्कस किया था और उसको मेजर भी किया था. डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा. ठीक है. आज हम लोग और एक न्यू टर्म देखेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग गिब्स एनर्जी और ई सेल के बारे में हम लोग मेजर कर रिलेशन देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई सेल ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज कॉल्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी. ओके. सो इन दोनों के बारे में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं. सीबीएसई में मैक्सिमम 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. ठीक है. तो इसको हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले एक और मैं रिलेशन बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं रिलेशन है क्या बेसिकली. तो ये चीज़ें हम लोग 11th क्लास से चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे कि बेसिकली डेल्टा जी हमने 11th क्लास में क्या देखा था. डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ये था वर्क डन. किस टाइप का ये वर्क डन था? नॉन पीवी वर्क डन. मतलब एक पीवी वर्क डन होता है, उसके अलावा जो भी वर्क डन है डेट इज कॉल्ड नॉन पीवी. तो यही बेसिकली क्या था? डेल्टा जी गिव्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, है ना. तो इसी को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे वर्क डन होगा क्या? ये जो नॉन पीवी वर्क डन है ये किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल होता है चार्ज, इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल. ओके. चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये वर्क डन होता है. तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा? तो हमें तो यहाँ पे एक सेल है गैल्वेनिक सेल का, हम लोग डेल्टा जी मेजर करेंगे और ई सेल मेजर करेंगे. तो गैल्वेनिक सेल में क्या हो जाएगा? इन गैल्वेनिक सेल. अब गैल्वेनिक सेल में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्या होगा? तो गैल्वेनिक सेल में एक टर्म है चार्ज के लिए, फेराडे. ओके. एन इंटू एफ. कितना चार्ज है उससे फेराडे से मल्टीप्लाई कर दो. कितना चार्ज है डेट इज कॉल्ड नंबर ऑफ चार्ज एन, और यहाँ पे एफ हो जाएगा फेराडे. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आएगा. और ये चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, है ना. जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे वहाँ पे ये फेराडे आएगा. और सेकंड है हमारे पास पोटेंशियल. तो सेकंड तुम्हारे पास पोटेंशियल. अब ये पोटेंशियल को बेसिकली क्या बोलोगे? ईएमएफ बोलो और ई सेल बोलो, दोनों सेम ही है. ठीक है. ईएमएफ और ई सेल. तो फाइनली यहाँ से तुम्हारे पास डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल. अब देखो कि यहाँ पे हमें एक माइनस साइन का अप्लाई करना होगा. माइनस साइन अप्लाई क्यों करते हैं? बेसिकली डेल्टा जीओ ये स्पॉन्टिनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि डेट मीन्स रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके रेफरेंस में हम लोग माइनस लगाते हैं. इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव दैट मीन्स कि वो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस. और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो और पॉजिटिव होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. तो ये चीज़ें तुम्हें 11th में थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे कि अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके. नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है. इफ डेल्टा जी लेस देन जीरो दैट मीन्स कि ये स्पॉन्टेनियस होता है. ठीक है. ये अभी माइंड में जस्ट रखो कि लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस. व्हाट अबाउट इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो? इस कंडीशन में रिएक्शन किस पे होता है? एट इक्विलिब्रियम. रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो रिएक्शन जो भी होगा और सेल रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम का होगा. ओके. तो फाइनली हमने यहाँ से डेल्टा जी फाइंड आउट कर लिया. तो ये डेल्टा जी हो गया, डेट इज कॉल्ड चेंज इन फ्री एनर्जी. हम लोग स्टैंडर्ड के भी फॉर्म में निकाल सकते हैं. तो आज उसको भी हम लोग देखते हैं कि डेल्टा जी ये आ गया तुम्हारे पास माइनस एन एफ ई सेल. ओके. माइनस एन एफ ई सेल. बट स्टैंडर्ड के फॉर्म में देखोगे ना, मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm. तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा डेल्टा जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट. और ये एन एफ तो सेम ही रहेगा बट ये ई सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ई नोट सेल, है ना. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या? स्टैंडर्ड के फॉर्म में. वेयर
डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड gives energy, or we can say free energy. Okay, n is equal to number of transferred electron in the reaction. Okay, number of transferred electron in the reaction. And what about E naught cell? E naught cell is the standard electrode potential. Standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये सिंपल सा एक रिलेशन था। ओके, एक सिंपल सा रिलेशन था, इस पे अच्छा क्वेश्चंस भी आता है। तो यही था रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नोट और ई नोट सेल, और वी कैन से डेल्टा जी और ई सेल, है ना। एक ये सिंपल सा रिलेशन था। ठीक है, तो इसमें एक स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम लोग देखते हैं कि मतलब किस तरह से तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो ई नोट ई सेल को देख के कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनिटी, है ना। तो आ जाओ कि हाउ टू चेक स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो सिंपल है, स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन का डेल्टा रिएक्शन का ई क्या है, ई सेल क्या है ना। तो इफ ई सेल ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव, तो जैसे ही पॉजिटिव होगा ना तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा बताओ, बिकॉज हमें डेल्टा जी पता है माइनस एन एफ ई सेल। अगर तुम लोग ई सेल को पॉजिटिव रख रहे हो तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा क्या। तो इस कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा, दैट मीन्स इस कंडीशन में रिएक्शन विल बी फिजिबल, रिएक्शन विल बी फिजिबल, तो मतलब रिएक्शन इस कंडीशन में होगा। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ ई सेल इज नेगेटिव। अब ईएमएफ नेगेटिव आ गया उस सेल रिएक्शन का, तो उस कंडीशन में डेल्टा जी क्या होगा, तो डेल्टा जी डेफिनेटली नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स कि रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, दैट मीन्स कि रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं, रिएक्शंस विल बी नॉन फिजिबल, और वी कैन से इनफिजिबल। ओके, रिएक्शन विल बी इनफिजिबल, मतलब रिएक्शन नहीं होगा, डज नॉट ऑकर, रिएक्शन नहीं होगा। थर्ड एक और केस हो सकता है कि अगर उस इंटायर सिस्टम का ईएमएफ जीरो हो गया, तो उस कंडीशन में क्या बोलोगे, ई सेल इज इक्वल टू जीरो, है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है तो रिएक्शन ही नहीं होगा। दैट मीन्स कि किस स्टेट वो जो रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो रिएक्शन तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। ओके, रिएक्शंस विल बी एट इक्विलिब्रियम। ओके, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। तो बेसिकली यही था डेल्टा जी और ई सेल के बारे में। चलो इस पे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन है क्या, देखना। तो एक क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन इज माइनस 300 किलो जूल पर मोल। तो इस क्वेश्चन में डेल्टा जी नॉट गिवन है माइनस 300, तो डेट मीन्स ये रिएक्शन तो होगा, फिजिबल है, बिकॉज इसका साइन क्या है, नेगेटिव है। अब इस रिएक्शन इसका रिएक्शन भी गिवन है और बोल रहा है कि ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट सेल इस रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम देखो कि हमें क्या क्या चाहिए, एन चाहिए और एफ। यहाँ पे फेराडे के बारे में मैंने नहीं बताया, तो बेसिकली यहाँ पे एफ क्या होता है, एफ यहाँ पे तुम्हारे पास फेराडे होगा, तो एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेराडे। ये एफ बेसिकली फेराडे होता है, और 1 फेराड का वैल्यू होता है 96500 कूलम पर मोल। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, बट हम लोग
यही वैल्यू याद रखेंगे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम पर मोल। ठीक है, तो आज क्वेश्चन करते हैं। तो डेल्टा जी पूछा है, तो डेल्टा जी निकालने के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा जी तो गिवन है, ई नॉट सेल पूछा है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, तो ई नॉट सेल चाहिए, तो डेल्टा जी गिवन है, एफ तो हमें पता है कांस्टेंट 96,500, ये तो फेराड गिवन है, और एन निकालना है, और डेल्टा जी गिवन है, तो ई सेल आ जाएगा। तो एन आएगा कैसे, अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन। तो देखना है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो जिंक से Zn2+ जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और Ag से Ag+ से Ag जा रहा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बट कितना Ag है, 2 है, तो 2, तो दोनों साइड बैलेंस है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 2। तो चलो अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर दो कि ई नोट सेल चाहिए हमें, ई नोट सेल, तो हम लोग लिख सकते हैं ई नोट सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट बाई एन एफ, और यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब जस्ट सभी का वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा जी नोट, ये माइनस है ऑलरेडी, डेल्टा जी नोट का वैल्यू माइनस में। अब वन मोर पॉइंट, यहाँ पे किलो में है, तो किलो में नहीं रखना है, किस में रखोगे, ओनली जूल में रखना है। तो ये माइनस 300 हो जाएगा, और किलो का वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500, ये गया, ये गया। ठीक है, अब और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारे पास 3000 डिवाइडेड बाय 0, 14 12 13 19, है ना। तो ये ओवरऑल एक वैल्यू आ गया किसमें, ई सेल, और इसका यूनिट क्या होगा, ये भी 0 0 कैंसिल कर दो, तो 300/193 ई नॉट सेल। ओके, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो इजी था, इजी था। इसमें बेसिकली था क्या कि ये सीबीएसई का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। बेसिकली हमें ये देखना था, किलो को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, किलो रखोगे तो फिर ओवरऑल से इंटायर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और 1 फेराड का तो वैल्यू बोला है कि ये इतना वैल्यू रखो, तो सभी चीज़ें रखोगे तो आ जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन कॉन्सेप्ट आया क्यों, देखो नस्ट इक्वेशन से हम लोग ई सेल ही निकालने के लिए सीखेंगे कि ई सेल कितना होगा। नस्ट इक्वेशन से हमें क्या निकालने के लिए देखना है कि कोई भी सेल है ना, उसका ईएमएफ कितना होगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी सीखा है उस पॉइंट से कि कैथोड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस एनोड इस तरह से करते हो। बट यहाँ पे क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन भी गिवन होगा, उसके हेल्प से तुम्हें ई सेल निकालना है। ठीक है, तो चलो इसमें भी एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ई सेल को किस तरह से डिटरमाइन करोगे। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स से। एक हम लोग रिलेशन 11th क्लास में देखे होगे तुम लोग, तो आ जाओ। फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स से एक रिलेशन आया है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये थर्मोडायनामिक है। यहाँ पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर एंड क्यू इज द रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट क्या है, इसको हम लोग आगे बताएंगे, अभी नहीं। तो अब देखो कि डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा जी नोट का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल। ओके, यही वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इन दोनों का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ
ई सेल डेल्टा जी, और डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी। अब इसको एल एन को लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एल एन ये क्यू है। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, इस सिस्टम से दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये जो तुम्हारे पास माइनस एन एफ है ना, इसको हम लोग उधर भेजते हैं राइट साइड। तो इसको जब उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ, तो इधर है ई नोट सेल है ना, अब इसमें भी डिवाइड हो जाएगा माइनस एन एफ, माइनस एन एफ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस आर टी, और इधर भी माइनस एन एफ से डिवाइड करो एल एन क्यू। ओके, तो फाइनली तुम्हारे पास ई सेल का एक वैल्यू आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो माइनस एन एफ गया, तो यहाँ पे बचा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, और ये माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और इसको लिख सकते हो आर टी बाई एन एफ। अब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करो, और ये तुम्हारे पास लॉग क्यू हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये जो इक्वेशन आया ना, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। ओके, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन, ठीक है, ये नस्ट इक्वेशन है, फाइन। अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है, ये है क्या है ना, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि इस टर्म्स को तुम क्या बोलोगे। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे ई सेल क्या था, ई सेल यहाँ पे तुम बोल सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल, और ईएमएफ बोल सकते हो, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, और वी कैन से रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट सेल यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नोट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यस या नो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, एन था, एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन। ओके, रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा। आर बेसिकली क्या था, आर तुम्हारे पास गैस कांस्टेंट था, गैस कांस्टेंट। तो बेसिकली इन जनरल यहाँ पे आर का वैल्यू कितना लोगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, आर का वैल्यू लोगे, इसी का बेसिकली वैल्यू कितना आता है 25/3 है ना, अगर इसको तुम इस फॉर्म में लिखना चाहो तो दोनों में से कोई भी एक यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है टी। टी क्या है कि किस टेम्परेचर पे तुम इलेक्ट्रोड रिएक्शन परफॉर्म करते हो, टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास टी इज टेम्परेचर, और बेसिकली ये जो टेम्परेचर होता है ना 298 केल्विन होता है, इस टेम्परेचर पे ही मोस्ट ऑफ द केस रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। टी हो गया। अब एक न्यू टर्म है दैट इज कॉल्ड क्यू। अब ये क्यू क्या होता है, क्यू इज द रिएक्शन कोसेंट, ये भी 11th क्लास का ही टर्म है, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट क्यू, ठीक है। तो बेसिकली क्यू को थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली रिएक्शन कोसेंट है क्या, अगर कोई भी रिएक्शन है, सपोज एक रिएक्शन ले लो, सपोज यहाँ पे A प्लस बी है, ठीक है, A प्लस बी से इक्विलिब्रियम में C प्लस डी जा रहा है, तो इसका रिएक्शन कोसेंट क्या होता है, तो रिएक्शन कोसेंट बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास 2 है और रिएक्टेंट भी 2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। फाइन एवरीवन। तो इस तरह से तुम Q को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम लोग आते हैं कि रिएक्शंस को, इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शंस होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उस पर भी हम लोग आते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आने से पहले एक और चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नस्ट इक्वेशन जो है ना एक कंडीशन पे परफॉर्म किया जाता है, तो वो कंडीशन होगा क्या, तो कंडीशन ये होता है कि हम लोग टेम्परेचर कितना लेते हैं, टेम्परेचर हम लोग 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, ओके। आर का वैल्यू ये भी फिक्स है 8.314
जूल पर केल्विन पर मोल, ये भी आर का वैल्यू फिक्स है। और क्या क्या फिक्स है, फेराड फिक्स है क्या, 1 फेराड है, 96,500 ये एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, कूलाम पर मोल, ये सभी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, जब इन सभी वैल्यू को यहाँ पे रखोगे ना, इस वाले इक्वेशन पे, किधर गया, इस वाले इक्वेशन पे अगर तुम वैल्यू रखोगे, क्या क्या, आर का वैल्यू रख दो, आर का वैल्यू रख दो, ठीक है, आर का वैल्यू रखो, टेम्परेचर रख दो और ये चीजें रख दो। इन सभी को अगर तुम रखोगे, हर एक वैल्यू पुट करोगे तो उसका वैल्यू आता है 0.0591। ओके, तो आ जाओ उस पॉइंट पे। तो इन सभी का जब वैल्यू रखोगे तो क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं कि ई सेल, नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस क्या था, आर टी बाई एन एफ और इसके साथ इंटू 2.303 लॉग क्यू था। ठीक है, अब इन सभी का वैल्यू रखो, किसका वैल्यू रखोगे, इसका वैल्यू रखो, इसका रखो और ये, जब इन सभी का वैल्यू रखोगे तो तुम्हें वैल्यू कितना मिलेगा, 0.0591। तो ई सेल का तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा एट 298 केल्विन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। एन यहाँ पे वेरिएबल होगा, एन कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग। ओके, तो ये हो गया और उसके बाद लॉग क्यू, क्यू यहाँ पे रिएक्शन कोसेंट होगा। अब कभी कभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अप्रॉक्स 0.06 भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वही है, 0.06 भी लिखोगे तो चलेगा। तो अब हम लोग मोस्ट ऑफ द केस इस इक्वेशन को यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन। ओके, तो उससे पहले नस्ट इक्वेशन यूज करने से पहले अब क्यू कैसे निकालोगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में, कोई भी इलेक्ट्रोड, कोई भी गैल्वेनिक सेल का जो रिएक्शन है उसका क्यू क्या होगा। तो चलो एक हम लोग गैल्वेनिक सेल का ही रिएक्शन लिखते हैं। सपोज एक गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है, उसमें एक एग्जांपल था किसका, डेनियल सेल का। तो इसका अगर तुम रिएक्शन लिखोगे तो बेसिकली क्या था, इसका रिएक्शन क्या था, जिंक और ये जिंक 2+, अच्छा जिंक किस फॉर्म में था, जिंक सॉलिड था, ये कॉपर 2+ एक्वस के फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया था और गेन करके क्या बना था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये सॉल्यूशन में चले गया था और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में गया था, कॉपर, ये सॉलिड बन गया था। ठीक है, तो यही था ओवरऑल। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो रिएक्शन, इस रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हो रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। ओके, अब देखो ये सॉलिड के फॉर्म में, ये एक्वस के फॉर्म में और ये भी एक्वस और ये सॉलिड, तो इसका रिएक्शन कोसेंट क्या होगा, क्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब इसका कंसंट्रेशन लिखो, जिंक 2+, ये एक्वस के फॉर्म में है और ये कॉपर, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा और जिंक, ये रिएक्टेंट का जिंक हो जाएगा तुम्हारे पास सॉलिड के फॉर्म में और रिएक्टेंट का कॉपर जो है ना ये एक्वस के फॉर्म में। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो है ना सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, मतलब सॉलिड जो भी है ना उसका कंसंट्रेशन 1 होता है। तो जो भी सॉलिड होगा उसका कंसंट्रेशन ऑलवेज रिमेंबर कि 1 होगा। तो फाइनली यहाँ से तुम्हारे पास Q कितना आ गया, Q आ गया तुम्हारे पास Zn 2+2 डिवाइडेड बाय कॉपर 2+, तो ये तो Q आ गया। ठीक है, तो इसमें नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करोगे, सिंपल है। तो नस्ट इक्वेशन हम लोग लिखने के लिए क्या करोगे, ये जो हमने अभी फार्मूला लिखा था जस्ट इस पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस पे अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन, n is the total number of electron transferred in the reaction is 2 and log Q is concentration of zinc 2+ divided by concentration of copper 2+। ओके, तो ये हो गया तुम्हारे पास नस्ट इक्वेशन फॉर द डेनियल सेल। ओके,
तो फाइनली बेसिकली हमने क्या लिखा कि सॉलिड का जो ओवरऑल सिस्टम है सॉलिड वो 1 होगा और इसका कुछ भी कंसंट्रेशन होगा तो लिखोगे सिमिलरली जिंक इधर सॉलिड के फॉर्म में तो उसका 1 हुआ और कॉपर का कितना हो जाएगा, कुछ कंसंट्रेशन गिवन होगा तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देख लो कि कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज करोगे तो ई सेल इंक्रीज होगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि अगर तुम कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज करोगे जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये ओवरऑल सिस्टम इसमें सब्सट्रैक्ट होगा तो ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर तुम इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो वो इंटायर जो लॉग का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तो कम होगा तो ये नेगेटिव में होगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो ई सेल का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे एक हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं कि बेसिकली है क्या। अब देखना यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, कितना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। ये डेफिनेटली गैल्वेनिक सेल का डेनियल रिएक्शन है और इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ई नोट सेल इज 1.1। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस इज 0.1 एंड कॉपर 2 प्लस इज 1 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन गिवन होगा ना तो वही नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ जो कि हमने फाइनली एट द लास्ट हमने वो डिराइव किया था। इस इक्वेशन को जस्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को अप्लाई करो फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना कि क्या क्या चीजें गिवन है। अगर तुम यहाँ पे देखो ई नोट सेल तो गिवन है, हमें ईएमएफ चाहिए, डेट मीन्स ई सेल चाहिए, ई सेल चाहिए। ई नोट सेल कितना है, ई नोट सेल गिवन है। अब देखो इसको 0.06 में कंसीडर करता हूँ फॉर इजी टू कैलकुलेशन। तुम 0.0591 भी रख सकते हो। अब एन इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है लॉग। अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साइड ओनली जिंक का ही लिखोगे Zn2 प्लस, कॉपर का नहीं होगा बिकॉज इसका एक्टिव मास 1 होता है, कंसंट्रेशन 1 होगा तो ओनली हम लोग जिंक का लिखते हैं, जिंक एक्वस का। अब डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में जिंक यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, तो इसका भी एक्टिव मास क्या हो जाएगा 1, तो इसको नहीं लिखोगे। और कॉपर 2 प्लस है, इसका एक्टिव मास कितना होता है, कॉपर 2 प्लस का एक्टिव मास कुछ होगा तो यहाँ पे गिवन है इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो फाइनली अगर तुम देखोगे तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, n का वैल्यू इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो n इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2 आएगा। ओके, n इज इक्वल टू 2 आएगा तो n का वैल्यू 2 रख दो। और कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कितना है, देखो ये 0.1 है और इसका कंसंट्रेशन कितना है 1 है, तो सभी चीजें पुट करो आंसर आएगा। तो ई नोट सेल का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.1 माइनस 0.06 बाई 2 n इज 2 एंड लॉग। अब Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 और डिवाइडेड बाय किधर गया 1, इसका 1 मोलर है तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.1 माइनस 0.03। ओके, अब ये जो लॉग है ना, ये लॉग वाले को क्या लिख सकते हो, ये जो तुम्हारे पास लॉग 0.1 है इसको हम लोग 10 टू द पावर माइनस 1 लिखेंगे। अब लॉग में जो भी पावर होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा -1 इंटू लॉग 10 और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो गया -1। तो इस ओवरऑल सिस्टम का वैल्यू कितना हो गया -1 और इसको डिवाइड करोगे तो 0.03। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या आ रहा है 1.1 प्लस ये हो जाएगा 0.03 तो इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1.13 वोल्ट। तो फाइनली यहाँ से तुम्हारे पास ई सेल का वैल्यू आ गया कितना 1.13 वोल्ट। अब देखो यही था नेक्स्ट इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस। अब इस पे कुछ होमवर्क देता हूँ और इस पे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें इजी हो जाएगा। तो एक नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, करना खुद से कैसे करोगे। ये होमवर्क रहा, नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है कि इफेक्ट क्या होगा, सीबीएसई में पूछा गया था 2022 में 2 मार्क्स का। तो कंसंट्रेशन चेंज करने पे क्या इफेक्ट आएगा ईएमएफ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ फॉलोइंग सेल। अब देखो यहाँ पे एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन गिवन है और इसका कंसंट्रेशन भी गिवन है, दोनों का कंसंट्रेशन गिवन है। तो ईएमएफ का इक्वेशन लिख दो। ईएमएफ का कैसे लिखते हो, क्या ईएमएफ ऑफ क्या, ईएमएफ का रिएक्शन कैसे लिखते हो, ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो उस तरह से अप्लाई करोगे, ये सभी लिख के लाना। तो ये 2 होमवर्क रहा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन देखेंगे। ओके।